अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पता नहीं कहां से पाकिस्तान के पास एक ऐसा बल्लेबाज आया था जिसकी सारी दुनिया दीवानी थी। वो कभी भी खुद के लिए नहीं खेला, हमेशा पाकिस्तान के लिए खेला और जब पाकिस्तान को जरूरत होती थी हिटिंग की तो वो हिटिंग भी कर लेता था। वो एक ऐसा बल्लेबाज था जो 19 के दौर में 194 रन ओडीआई में इंडिविजुअल स्कोर करता है। उस टाइम में 150 स्कोर भी बड़ा होता था। द ग्रेट इमरान खान हमेशा उसको ब्रेन लारा से कंपेयर करते और उसकी इनिंग्स को उसके साथ मिलाते। वसीम अकरम साहब उसको हमेशा बेहतरीन बल्लेबाज कहते पाकिस्तान की हिस्ट्री का। वसीम अकरम कहते कि मैं खुशनसीब हूँ कि मैं एक अजीम बल्लेबाज के साथ खेल रहा हूँ। लेजेंडरी स्पिनर शेन वॉर्न उसको पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट ओपनर मानते थे। उसने कभी भी ऑफ स्टंप बॉल को नहीं छोड़ा, या तो उसको 6 लगाता या 4 लगाता, ऐसे जाने नहीं देता। उसने एलन डोनाल्ड को उसके पीक के इरा में 2 छक्के लगाए थे ट्राई सीरीज में, और वो 3 छक्के लगाता था अनिल कुंबले को उसके पीक इरा में। उसके जाने के बाद पाकिस्तान हमेशा तड़पता रहा कि हमें दोबारा ऐसा कोई ओपनर मिले जो पाकिस्तान की स्टार्टिंग अच्छी करे, लेकिन कभी भी पाकिस्तान को दोबारा ऐसा ओपनर नहीं मिला आज तक। आज हम पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म बल्लेबाज द ग्रेट सईद अनवर की बात करेंगे, जिसकी जिंदगी हमें तब्दील होना सिखाती है कि वो कैसे चेंज हुए और दूसरों की जिंदगियां उसने कैसे चेंज कर दी। उसकी लाइफ हमेशा दूसरों को मोटिवेट करती है। 6 सितंबर 1986 का टाइम था जिस वक्त सईद अनवर ने कराची के शहर में अपनी आंखें खोली। वो जब 5 साल का था तो उसके वालिद साहब ईरान शिफ्ट हुए, और उसके बाद सईद अनवर और उसके वालिद साहब ने रियलाइज कर लिया था कि ईरान में रिवॉल्यूशन का टाइम है। वो फौरन ही सऊदी अरबिया चले गए, और सऊदी अरबिया से फिर से उसकी अपने वतन वापसी हुई कराची में। वो अपने वतन वापस तो आया था, लेकिन उस वक्त कराची उसके लिए एक अजनबी शहर बन गया था। वो काफी सालों बाद आया था, और वो ईरान और सऊदी अरबिया में स्क्वैश और टेबल टेनिस खेला करता था, लेकिन कराची में उसको सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट देखने को मिलती। क्रिकेट का क्रेज होता, क्रिकेट का जुनून उसको देखने को मिलता। वो शुरुआत में जब क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते तो उसको गेम मजा नहीं देती, लेकिन उसके दोस्त ऐसे थे उसको खींच के आते क्रिकेट की तरफ और उसको कहते कि क्रिकेट खेलो। उसके सबसे बेहतरीन जो दोस्त थे वो थे राशिद लतीफ। वो उसके बचपन के दोस्त थे। वो दोनों कराची में मलिर जिमखाना में साथ खेलते थे, और सईद अनवर ने स्टार्टिंग स्पिन बॉलिंग से कर दी। वो स्पिन बॉलिंग करता और 9 नंबर पर बैटिंग करता, लेकिन जब वो बैटिंग करने के लिए आता तो उसकी कलाइयां मजबूत थी, क्योंकि वो स्क्वैश और टेबल टेनिस ज्यादा खेले थे। तो वो कोचेस को सोचने पर मजबूर करता कि इसकी बैटिंग पर तवज्जो दी जाए। बैटिंग स्किल और कलाइयां मजबूत देखकर उसको कराची अंडर 19 में सेलेक्ट किया जाता है, और वहां से वो जबरदस्त शुरुआत करने लगता है। और वहीं पर ही यूनाइटेड बैंक के कोच हारून रशीद साहब उसको देख लेते हैं, और उसने सईद अनवर को यूबीएल में सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद नवंबर 1988 का टाइम था, फाइनल खेला जा रहा था पीआईए वर्सेस यूबीएल के दरमियान। पीआईए वसीम अकरम की टीम थी, और वो अच्छा टाइम था सईद अनवर के लिए कि वो अपनी झलक दिखाए। और पीआईए ने 229 रन बनाए थे पहले इनिंग खेलते हुए, और यूबीएल उसको चेस कर रही थी। उस वक्त सईद अनवर 5 नंबर पर बैटिंग करता था, और रन रेट 12 से ज्यादा हो गया था। वसीम अकरम जैसा बल्लेबाज सामने था तो हिटिंग करना इंतहाई मुश्किल बन गया था। चलते चलते लोगों ने वो देखा जो इम्पॉसिबल था, कि सईद अनवर ने एक ओवर में 2 छक्के लगा दिए, लेकिन वो छक्के भी किसको लगाए? द ग्रेट वसीम अकरम को। और यूबीएल फाइनल जीत गई, और वो 2 छक्के उसको इंटरनेशनल टीम में लेकर गए। लेकिन सईद अनवर के बाद हमेशा कंफ्यूजन होती थी। वो पढ़ाई भी करता था और क्रिकेट भी खेलता था। दूसरे प्लेयर्स पढ़ाई को छोड़ देते थे जब भी वो क्रिकेट में इन होते थे, लेकिन वो पढ़ाई को चूज करता था। उसकी फैमिली पढ़ी लिखी थी तो वो पढ़ाई नहीं छोड़ सकता था। और यूनिवर्सिटी के बाद जब उसको ऑफर्स आई यूएसए जाने की पढ़ाई के थ्रू, क्योंकि उसके काफी दोस्त जो थे वो यूएसए चले गए थे, उस वक्त उसके पास 2 ऑप्शन बचे, क्रिकेट या यूएसए। लेकिन
लेकिन उसने फैसला कर दिया कि मैं बस पढ़ाई नहीं करूंगा, क्रिकेट खेलूंगा, और वो क्रिकेट में इन हो गई। और 6 जनवरी 1989 में सईद अनवर का डेब्यूट हुआ ऑस्ट्रेलिया में, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच था उसका। वेस्ट इंडीज की 19s वाली टीम फेमस होती थी, मार्शल जैसे बॉलर होते थे। उस मैच में मार्शल ने उसको 3 स्कोर पर आउट कर दी। अगली मैच में वो 15 स्कोर पर आउट हो गए, और उसके बाद वो डक पर आउट हो गए। उसका डेब्यूट बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, और फिर से वो अगले साल 1990 में दोबारा से ऑस्ट्रेलिया में आए, लेकिन इस वक्त वो कुछ मुख्तलिफ नजर आए। उसने श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर किया, 126 रन बनाई। आज भी पाकिस्तान के ओपनर 127 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते, लेकिन वो 1990 के दौर में 127 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी बनाता है। उस साल वो 2 सेंचुरी और 1 50 लगाता है, और वो फेमस हो जाता है, और वो ओडीआई की परफॉर्मेंस की वजह से टेस्ट टीम में भी आ जाता है। लेकिन अपने डेब्यूट में वो दोनों इनिंग्स में डक पर चला जाता है टेस्ट में, और उसके बाद वो इंजर्ड रहता है, तो वो 1992 का वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाता। 1993 में उसको मौका मिलता है, वो 1 सेंचुरी लगाते हैं, लेकिन फिर से आउट ऑफ परफॉर्मेंस चले जाते हैं। फिर पेप्सी चैंपियन ट्रॉफी होती है, उसमें सईद अनवर को लास्ट चांस दिया जाता है, और वो उस लास्ट चांस का अच्छा फायदा उठाता है। वो श्रीलंका के खिलाफ 107 रन बनाते हैं, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 131 रन बनाते हैं, और फिर से 111 रन बनाते हैं। 3 लगातार सेंचुरीज बनाते हैं, और लोग उसको द ग्रेट ज़हीर अब्बास से कंपेयर करने लगते हैं, क्योंकि उसने भी इस तरह की इनिंग्स खेली थी। और वो 1993 के साल में 51 से ज्यादा की एवरेज से स्कोर करते हैं। उसके बाद वो मुकम्मल क्रिकेट के मैदान में इन हो जाते हैं, और वो टेस्ट में खेलते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 169 रन बनाते हैं, और वो टेस्ट में भी खुद को प्रूफ देते हैं कि वो टेस्ट और ओडीआई दोनों के अच्छे बल्लेबाज हैं। और फिर से 1994 में यादगार सीरीज होती है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया टूर करता है पाकिस्तान का, और उसमें पाकिस्तान 1 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हराता है। ये पहली बार होता है जिसमें सईद अनवर साहब 85 रन बनाते हैं एक इनिंग में, और दूसरी इनिंग में 77 रन बनाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही ओडीआई में सेंचुरी भी लगाते हैं। और उसके बाद सईद अनवर जोली सईद अनवर हो जाते हैं, वो पीक पर चले जाते हैं। उसका जमाना आ जाता है। 96 का वर्ल्ड कप आता है, जिसमें सईद अनवर इंतहाई अच्छी फॉर्म में होते हैं, और लोग कहते हैं ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता जा रहा था उस वक्त, और पाकिस्तान में वर्ल्ड कप था, तो नए नए नगमे थे पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों के पास उरूज था, जज्बा था वर्ल्ड कप जीतने का। और उसमें सईद अनवर पहली मैच में 40 रन, दूसरी में 83 नॉट आउट, तीसरी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 25 बनाते हैं, और फिर इंग्लैंड के खिलाफ 71 रन बनाते हैं, और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 62 रन बनाते हैं। लेकिन पहली बार क्वार्टर फाइनल डिसाइड होता है कि ओडीआई के वर्ल्ड कप में खेला जाएगा, और उस क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का शानदार मुकाबला होता है, जिसमें इंडिया पहले खेलते हुए 288 रन बनाती है, और पाकिस्तान को आखिरी 8 ओवर्स में तकरीबन 90 रन मारती है। और पाकिस्तान, और शुरुआत तो पाकिस्तान की ऐसी रहती है कि 84 रन पर कोई विकेट नहीं गिरती, और सिर्फ 10 ओवर में 84 रन होती है। और उसके बाद सईद अनवर साहब 48 रन पर आउट हो जाते हैं, तो पाकिस्तान की टीम एक के बाद एक आउट होना शुरू होता है, और इंडिया जीत जाता है। पाकिस्तान को बहुत ही बड़ा धचका लग जाता है, क्योंकि पाकिस्तान को जज्बा था कि ये वर्ल्ड कप जीते हैं, लेकिन दुख का माहौल हो जाता है। वो अगर लाइव आप देखते तो अजीब सी हालात हो जाती, दुखों का पहाड़ था उस वक्त। लेकिन उस वर्ल्ड कप के बाद सईद अनवर हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते इंडिया के खिलाफ। यूँ समझो इंडिया के दुश्मन बन गए थे। सईद अनवर मेजर जनरल सईद अनवर बन गए थे। सिर्फ और सिर्फ इंडिया के खिलाफ वो मैचेस अच्छी खेलते। इंडिया के खिलाफ 40 इनिंग में वो 44 से ज्यादा एवरेज से मैचेस खेल गए थे। वो 400 लगा चुके थे और 750 लगा चुके थे, और उसमें वो उसकी एक वंडरफुल सेंचुरी भी थी जो 21 मई 1997 में खेली गई थी, जिसमें इंडिपेंडेंट कप खेला गया था इंडिया की तरफ से।
और उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है, जिसमें पाकिस्तान के पास बॉलर्स नहीं होते, वसीम अकरम वकार उस टीम में नहीं होते और ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी टीम हार जाएगी इंडिया से। लेकिन सईद अनवर जब बैटिंग करते हैं तो 194 की लंबी इनिंग खेल जाते हैं। अच्छा रिकॉर्ड बन जाता है क्रिकेट हिस्ट्री में। सईद अनवर के पास 3 ओवर बचे थे, अगर वो चाहते तो 200 भी लगा चुके होते, लेकिन वो एक छक्के लगाने की कोशिश करते हैं और इंडिया का खिलाड़ी उसकी अच्छी कैच पकड़ता है और वो 194 पर आउट हो जाते हैं। पाकिस्तान मैच जीत जाता है और वो यादगार इनिंग हो जाती है सईद अनवर की। और उसके बाद सईद अनवर साउथ अफ्रीका में 118 रन मारता है और वो इंतहाई मुश्किल हालात में खेलता है। पाकिस्तान पहली बार साउथ अफ्रीका को हरा देता है उसके होम ग्राउंड में। और उसके बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया चला जाता है और ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में सईद अनवर 145 रन बनाता है और उसके बाद 126 रन बनाता है और फेमस हो जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में भी। और फिर एशियन टेस्ट चैंपियनशिप शुरू होती है। एशियन टेस्ट चैंपियनशिप की कमाल की बात ये होती थी कि वो उसका अलग ही मजा होता था। जो आजकल की टेस्ट चैंपियनशिप है उससे कहीं ज्यादा बेहतर होती थी उस जमाने में। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता एशियन टेस्ट चैंपियनशिप में तो अलग ही मजा आ जाता था। पहली इनिंग में इंडिया के खिलाफ 26 पर 6 विकेटें गिर जाती है पाकिस्तान की और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हार जाएगा, लेकिन पाकिस्तान बॉलिंग में अच्छा कमबैक करता है। इंडिया को सिर्फ और सिर्फ 38 रन की लीड आ जाती है। लेकिन दूसरी इनिंग में क्या होता है, सईद अनवर लास्ट तक नॉट आउट रहते हैं। वो 188 रन बना लेते हैं कलकत्ता के ग्राउंड में। मुश्किल हालात में वो एंड तक खड़े रहते हैं और पाकिस्तान 46 रन से वो मैच जीत जाता है। कलकत्ता में सईद अनवर छा जाते हैं और वो फेमस हो जाते हैं कि वो इंडिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस लगातार करता आ रहा है। उसके बाद 1999 का वर्ल्ड कप आता है, जिसमें सईद अनवर साहब अच्छी शुरुआत करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। वो सेमीफाइनल में 113 रन नॉट आउट बनाते हैं, अच्छी शॉट्स खेलते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ और पाकिस्तान बआसानी फाइनल में चला जाता है। और पाकिस्तानी टीम उरूज पर थी। शोएब अख्तर की पीक, शोएब अख्तर 99 में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ बॉलिंग करके आता है तो लोग कहते हैं कि शोएब अख्तर और सईद अनवर जैसे खिलाड़ी है पाकिस्तान के पास और वसीम अकरम जैसा प्लेयर है तो पाकिस्तान आसानी से ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा, क्योंकि वो राउंड मैचेस में ऑस्ट्रेलिया को हरा चुका होता है पहले से ही। लेकिन क्या होता है कि पाकिस्तान की शुरुआत अजीब होती है। पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो जाती है 150 से भी कम स्कोर पर और ऑस्ट्रेलिया बआसानी चेस कर लेती है। उसके बाद प्लेयर्स मायूस हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या हुआ, इतनी बड़ी टीम बआसानी हार गई। तो उनको मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगता है। इतना मामला बढ़ जाता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, छानबीन करती है और काफी प्लेयर्स पर जुर्माना लगता है। वसीम अकरम जैसे प्लेयर्स पर जुर्माना लगता है, लेकिन लोग सईद अनवर की हिमायत में बयान देते हैं, लेकिन सईद अनवर को भी 1 लाख का जुर्माना लगा दिया जाता है। और उसके बाद एक सीरीज में सईद अनवर स्ट्रगल करते हैं, अच्छी इनिंग नहीं खेलते। तो आमिर सोहेल उससे पूछते हैं कि आपके पास क्या चल रहा है, तो वो उसको कहते हैं कि शायद मेरे गुनाहों की सजा है। तो यहाँ से लोग फिर से मैच फिक्सिंग का आइडिया लगा लेते हैं और उसके बाद सईद अनवर इंडिया के खिलाफ सेंचुरीज लगाता है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो सेंचुरी पे सेंचुरीज लगाता है, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता जा रहा होता है। लेकिन एक टाइम आता है एशियन टेस्ट चैंपियनशिप में जो बहुत ही दुख बड़ा साल गुजरा सईद अनवर का 2001 का, जिसमें वो एशियन टेस्ट चैंपियनशिप में तो 101 रन बनाते हैं, लेकिन उसी वक्त उसकी बेटी ये दुनिया छोड़कर चली जाती है। और उसके बाद सईद अनवर अलग ही हो जाते हैं, वो सिंपल हो जाते हैं, वो इतना नहीं बोलते। वही जाली सईद अनवर जो अपने जमाने पर फेमस हुआ करते थे, वो लोगों की नजरों में हुआ करते थे। वो इतना सिंपल इंसान इतना खुदा के क्लोज हो गया और वो किसी को कुछ नहीं कहता। उसको क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी नहीं रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ बस अपनी टीम के लिए खेलता और चले जाता, ना ज्यादा बोलता, काम हो गया था। उसके बाद भी सईद अनवर को पाकिस्तान एक और मौका देता है 2003 के वर्ल्ड कप का, लेकिन सईद अनवर की क्रिकेट से दिलचस्पी उठ गई थी। लेकिन उस वर्ल्ड कप में भी वो 20वीं सेंचुरी कंप्लीट करते हैं और वो लास्ट सेंचुरी
قریبی انڈیا کے خلاف بنا دیتے ہیں 2003 کے ورلڈ کپ میں۔ پاکستان تو ورلڈ کپ سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن سعید انور اپنی 20ویں سینچری کمپلیٹ کر کے لاسٹ میچ زمبابوے کے خلاف کھیلتے ہیں، جس میں وہ 40 پر ناٹ آؤٹ رہتے ہیں اور بارش ہوتی ہے، وہ میچ ختم ہو جاتی ہے، پاکستان کا ورلڈ کپ ختم ہو جاتا ہے اور سعید انور کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے، وہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سعید انور کی لائف مکمل چینج ہو جاتی ہے۔ وہ انگلش میں فلوئنٹ تھے، اچھی انگلش بولتے تھے، اچھا ٹیلنٹ تھا اس کو پی سی بی آئی سی سی بہت چانسز دیتی ہے، کمنٹری میں آئیں، آپ پیسہ کمائیں، آپ کی ضرورت ہے کرکٹ کو، لیکن وہ کرکٹ کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہتے ہیں اور اس کو ایک اور بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ اسلام کے کلوز ہو جاتے ہیں۔ وہ کافی کرکٹرز کی لائف میں چینجز لاتے ہیں، جس میں محمد یوسف صاحب ہو گئے، انضمام الحق ہو گئے، اور کافی کرکٹروں کو وہ اللہ کے قریب لاتے ہیں، وہ اسلامک ہو جاتے ہیں۔ آج بھی آپ سعید انور سے ملو گے تو آپ کو موٹیویٹ کر دے گا، وہ آپ کو کلوز کر دے گا اسلام کے، وہ آپ کو جذبہ دے گا آخرت کا، وہ آپ کا مائنڈ ایک دم سے پازیٹیو کر دے گا، اتنا بہترین انسان بن گیا ہے وہ اب۔ یہ تھی ہمارے جولی سعید انور کی کہانی، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اس نے پیک بھی دیکھی تو اس نے ڈاؤن فال بھی دیکھا، اور اس نے اس گیم سے دلچسپی ہٹائی جو گیم اس کی فیوریٹ ہوا کرتی تھی، جس گیم کی وجہ سے اس نے یو ایس اے جانا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس گیم سے بھی دلچسپی اس لیے ہٹ گئی اس کی کہ وہ اسلام کے قریب آ گئے تھے، اور اس کی لاسٹ ڈیسٹینیشن جو رہی وہ اسلام رہی۔